आज क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है ऊतक, जो मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और इससे पहले भी मैं फर्स्ट चैप्टर का कुछ दिया था, कुछ बचे कमेंट था कि सर सेकेंड चैप्टर का लाइए। फर्स्ट चैप्टर हो चुका था, तो आज मैं सेकेंड चैप्टर का लाया हूँ ऊतक। इससे पहले वाला चैप्टर था कोशिका, जो कोशिका के बारे में आप लोग को मैं बताया था, और ये भी बताया था कि कोशिका फिर होता है ऊतक, फिर होता है इंद्रिया, समस्त अंगों का निर्माण। तो हमने कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, और आज हम ऊतक के बारे में यहाँ पे जान रहे हैं। तो यहाँ पे है ऊतक क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ कि उत्पत्ति और बनावट के आधार पर एक समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए विशिष्ट होता है। जबकि पहले आपको बताया गया था वीडियो के माध्यम से कि वह कोशिका एक जीवन का मूलभूत संरचनात्मक इकाई होता है। तो आपको यह भी जानना है कि कैसे वह कोशिका होता है, फिर कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है। अब यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है कि उत्पत्ति और बनावट के आधार पर, उत्पत्ति और बनावट के आधार पर समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी विशेष कार्य के लिए विशिष्ट होता है। जैसे एक समान करके आंखों का निर्माण करना, हाथ का निर्माण करना, कान का निर्माण करना। यह आपको पता है कि सभी जब ऊतक का निर्माण हो जाता है तो सभी अंग का निर्माण होता है, जिसका मानव शरीर बनकर तैयार होता है। सभी सजीवों में यही प्रक्रिया होती है। तो ये था ऊतक क्या है। तो आप सभी इस चीज को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि ऊतक क्या है और जान सकते हैं। अब यहाँ पे पौधों और जंतुओं के ऊतक। अब यहाँ पे हमें जाना है क्या पौधों और जंतुओं का जो ऊतक होता है, तो क्या वह सभी एक प्रकार का होता है, क्या सभी का कार्य एक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि पादप ऊतक, यानी कि यह पौधा और पौधे को ही पादप कहा जाता है। तो यहाँ है कि पौधों और जंतुओं के ऊतक में पादप ऊतक। तो इसमें भी है कि पादप ऊतक में के ऊतक भी दो प्रकार के पाए जाते हैं। पादप ऊतक में पादप ऊतक कहिए या पौधा ऊतक कहिए, जो पौधों में है। पौधों में ऊतक दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है विभाज्योतक ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। तो पहले अब हम इसके बारे में जानेंगे कि ये विभाज्योतक ऊतक, तो सिर्फ इसका ही डिफिनेशन ही बेटा नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे भाग आते हैं, इसके बहुत सारे अंग होते हैं, जो इसके बारे में हम जानेंगे। एक में है विभाज्योतक ऊतक, यानी कि वह होता है कि विभाज्योतक ऊतक का शाब्दिक अर्थ होता है विभाजनशील ऊतक। सबसे पहले हम इसको जानेंगे, विभाजनशील। तो ये भी आपको पता है कि विभाजन का मतलब क्या होता है, जो होता है बांटना, ये आप भी जान चुके हैं। तो विभाज्योतक का शाब्दिक अर्थ हो जाए, जो मुख्य ऊतक है विभाजनशील, जो वह विभाजित करता है। अतः वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होकर पौधों की लंबाई और मोटाई में वृद्धि करती है, वह विभाज्योतक ऊतक कहलाते हैं। ये ऊतक पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं। वर्धी भागों में पाए जाते हैं, जैसे उसमें भी आपको मिलेंगे तीन प्रकार के, जो आगे हम चलेंगे तो आगे भी बताएंगे। इसमें यह स्पष्ट इसको भी आपको याद करना है कि विभाज्योतक ऊतक क्या है, उसका क्या कार्य होता है, तो अभी जानेंगे। इसमें है कि विभाज्योतक की विशेषताएं। अब देखिए, जैसे इसमें माने कि हम लोग ऊतक के पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं, इसका कार्य क्या है, कोशिका जिनकी निरंतर विभाजित होता है। तो कैसे होता है, विशेषता है कि ये इस ऊतक, कौन सा ऊतक है, विभाज्योतक, इस ऊतक की कोशिकाएं या तो गोलाकार, या तो ये गोलाकार होती है, या बहुभुजाकार। ये सभी अलग अलग प्रकार की ये बना हुआ होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि उनके बीच अंतर कोशिकाएं स्थान नग्न होता है। जैसे यहाँ पे अगर ये कोशिका आपका हम निर्माण करा देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिक्त स्थान होता है, जिसके रिक्तिका भी कहा जाता है। ये खुला हुआ यहाँ पे रह जाता है, तो स्पष्ट रूप से होता है, स्थान नग्न होता है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। जैसे यहाँ पे ये कोशिका एक बना हुआ है, यहाँ पर आते, यहाँ पे ये हो गया आपका केंद्रक, ये कोशिका का निर्माण ऐसे हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे केंद्रक होता है, और कोशिका भीति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि इसमें आपको बतलाया जाएगा। जैसे ही कोशिका के बारे में पढ़ा था, लेकिन बच्चे ने कुछ कहा कि आगे पढ़ाना है, तो उसमें मैंने आगे चलाई कोशिका भीति, कोशिका झिल्ली, उसके जलिका तरह जो भी होता है, ये समस्त इस चीज में पढ़ने को मिला। इस ऊतक की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं होती है। जब इसमें मुख्य
रिक्ति का मतलब होता है जो खाली स्थान जो उसमें है वह नहीं पाया जाता है। तो ये था आप लोग का उत्तक। और उसके बाद अभी फिर इसमें हम चलेंगे तो ये हम जाने विभेद्योतक उत्तक की विशेषताएं। और इसमें होता है कि इसका कार्य क्या होता है। तो इस उत्तक कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर अपने जैसी बहुत सी कोशिकाओं को उत्पन्न करती है। वे नवीन कोशिकाएं कार्यों के अनुसार विभेदित होकर के अस्थायी उत्तकों का रचना करती है। इसमें भी क्योंकि इसमें होता क्या है, पौधों की लंबाई, पौधे की मोटाई, वर्धिकार, उसके पत्तियों में ये समस्त कुछ होते रहता है। तो अभी हम विभेद्योतक की बातें चलेंगे। हम विभेद्योतक के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो आगे वाले टॉपिक में अभी पढ़ा रहा हूं आपको। हाँ, तो अब यहाँ देखेंगे कि विभेद्योतक के प्रकार ये कौन कौन से होते हैं। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा होता है स्थिति के आधार पर। तो यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर, तो यहाँ पे आपको अब जानना है कि आखिर ये उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर भी विभेद्योतक के दो प्रकार होते हैं। एक में है प्राथमिक विभेद्योतक और दूसरा है द्वितीयक विभेद्योतक। तो अब यहाँ पे हमें जानना क्या है कि प्राथमिक जो प्रथम और द्वितीयक जो इसके बाद कार्य करता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम प्राथमिक विभेद्योतक का क्या कार्य है। तो प्राथमिक विभेद्योतक वे हैं जो भ्रूण, जहां पे मैं गोला कर रहा हूं ध्यान देंगे, भ्रूण तो ये आप सभी जानते हैं कि जब किसी भी पौधे के बीज को हम मिट्टी में रखते हैं तो उसमें से निकलने वाले जो अंकुरन होता है वह भ्रूण कहलाते हैं, में पाए जाते हैं। द्वितीयक विभेद्योतक वे हैं जो पौधों के जीवन काल अस्थायी उत्तकों के विभाजन से बनते हैं। ये है पौधों के जीवन काल अस्थायी उत्तक, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ पौधे वो एक अस्थायी है जबकि जंतु अस्थायी नहीं है। तो ये उसमें था कि पेड़ पौधे के जीवन काल जो उसके जीवन संबंधी समस्त होता है कि वह भ्रूण से लेकर के वह समस्त पार्ट्स तक कार्य करता है। जो वह कार्य उसका होता है विभेद्योतक का। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फिगर भी दिया हूं और यहाँ है कि विभेद्योतकों को 3 भागों में बांटा गया है। शीर्षस्थ विभेद्योतक जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पार्श्व विभेद्योतक जो आपको यहाँ मिलेगा और अंतःवर्षी विभेद्योतक जो आपको यहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले आप जानना है यहाँ के शीर्षस्थ विभेद्योतक यानी कि वे विभेद्योतक जो पौधों के वर्धी क्षेत्रों जैसे तने के शीर्ष भाग एवं जड़ के अग्रपस्थ भाग से लेकर के वह समस्त क्रिया करने की क्षमता उसे होती है जो भ्रूणावस्था में भी वह पाए जाते हैं। तो वह स्पष्ट रूप से होता है कि ये क्रियाशील एक कारण पौधा अपने ऊंचाई में वृद्धि करता है। जो आप सोच कर देखिए, अगर किसी भी प्रकार के पौधे होते हैं जिसके पार्श्व भाग ऊपर वाले भाग को हम काट देते हैं, देखते हैं कि उसका विकास रुक जाता है। तो ये जब वहां पर काट देते हैं तो ये शीर्षस्थ विभेद्योतक जो होता है ये कार्य करना रुक जाती है और जस्ट इसके बगल से ही इसकी शाखाएं पार्श्व व पर्ण निकलना शुरू होता है। फिर वहां से उसमें अब शीर्षस्थ विभेद्योतक पाया जाता है। तो ये उसका कार्य है शीर्षस्थ का। अब यहाँ पे एक और होता है, दूसरा में आता है तो इनमें अंतःवर्षी वे उत्तक जो ये अंतःवर्षी है वो 2 नंबर में आता है, जबकि अंतःवर्षी देखिएगा यहाँ से सबसे अधिक शाखाएं निकलने की संगठित होता है। तो वे उत्तक पत्तियों के वृंतों के पास एवं उसके जड़े तक ये जो भी शाखाएं होते हैं, पत्तियां होती है, ये सभी में अंतःवर्षी क्रिया करते हैं। उसके इंटरनल पार्ट्स को जब मैं कहता हूं कि जैसे ये कार्य करता है वो अवशोषण करना, संवहन करना, ये समस्त क्रिया इसका होता है। उसके बाद आप जानते हैं पार्श्व विभेद्योतक। तो ये स्पष्ट रूप से होता है कि ये पौधों में एक निम्न प्रकार की वो भागों में कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ये सभी पाया जाता है, जिसको हम अनेक उत्तकों के विभाजनशील क्रिया व स्वरूपी एक सहनशीलता के कारण संवहन उत्तक भी इसमें रहते हैं, जिस प्रकार से इसको हम संवहन उत्तक भी कहा जा सकता है। संवहन का मतलब होता है कि अवशोषण जो संपूर्ण क्रिया इसके जड़ों से लेकर के और ताना से होते हुए ये संपन्न भागों में जिसको परिवहन हेतु कार्य करता है वह क्रिया पार्श्व विभेद्योतक से होता है। तो ये संवहन और एक परिवहन संवहन होता है जो परिवहन का मार्ग होता है कि नीचे से लेकर के समस्त भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो पूर्ण रूपेण इस प्रकार उत्तकों की परिधि की
और खिसकने पड़ेगा, यानी कि ये स्पष्ट रूप से या तो लंबाई बढ़ेगा, फिर चौड़ाई होता है, पार्श्व भाग निकलता है, शाखाएं निकलते हैं, पत्तियां निकलती है, सभी क्रिया एक साथ होते रहता है। तो ये था इसमें तने में विभज्योति की स्थिति। तो अब मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ा आपको विभज्योति उत्तक के बारे में। अब इसमें दूसरा था स्थिति के बारे में और अस्थायी उत्तक। तो अस्थायी उत्तक फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। आप इसे देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे भी, और जहां पे आपको त्रुटि लगे वहां पे कमेंट जरूर करेंगे, फिर मैं कोशिश करूंगा उस चीज को संपूर्ण करने की प्रक्रिया।